हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अर्जुन्स क्लासेज के अंदर। आज हम बात करेंगे हमारे नए टॉपिक जो कि प्लासेंटल एबनॉर्मलिटी है, इसके बारे में। आज हम जानेंगे कि नॉर्मल प्लासेंटा से अलग जो प्लासेंटल एबनॉर्मलिटी होती है वो कौन कौन से टाइप की प्लासेंटल एबनॉर्मलिटी होती है, प्लासेंटा में कितने एबनॉर्मल टाइप के प्लासेंटा हो सकते हैं, जिनके बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे। तो जो पहला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 1 जो है बैटलडोर प्लासेंटा। तो हम बैटलडोर प्लासेंटा के बारे में पढ़ेंगे, हम प्लासेंटा सक्सेंचुरिएटा के बारे में पढ़ेंगे, हम प्लासेंटा स्पूरिया के बारे में पढ़ेंगे, हम बाइलोबेट या बाइलोब्ड प्लासेंटा के बारे में पढ़ेंगे, और हम प्लासेंटा मार्जिनेटा या सर्कम मार्जिनेटम प्लासेंटा के बारे में पढ़ेंगे, हम सर्कमवेलेट प्लासेंटा के बारे में पढ़ेंगे, हम वेलामेंटस प्लासेंटा के बारे में पढ़ेंगे, वासा प्रीविया के बारे में पढ़ेंगे। वेलामेंटस प्लासेंटा नाम आया तो मैंने वासा प्रीविया भी बताना जरूरी समझा। जो वासा प्रीविया है वो प्लासेंटा की एबनॉर्मलिटी ना होके ये अम्बलाइकल कॉर्ड की एबनॉर्मलिटी होती है। अम्बलाइकल कॉर्ड की एबनॉर्मलिटी है जो कि हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि वासा प्रीविया जो है वो प्लासेंटा की एबनॉर्मलिटी है या अम्बलाइकल कॉर्ड की एबनॉर्मलिटी है। फिर प्लासेंटा एक्रेटा, प्लासेंटा इनक्रेटा, प्लासेंटा परक्रेटा और प्लासेंटा प्रीविया एंड अब्रेप्शियो प्लासेंटा के बारे में हम देखेंगे। तो वन बाय वन हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, प्लासेंटा एबनॉर्मलिटी ऑफ प्लासेंटा के बारे में। ठीक, तो पहला जो है बैटलडोर प्लासेंटा। तो वर्ड जो है बैटलडोर, उस बैटलडोर वर्ड का अगर आप मतलब समझ गए तो आप प्लासेंटा जो बैटलडोर प्लासेंटा है इसका मतलब समझ जाओगे। बैटलडोर वर्ड का मतलब क्या है? जो बैटलडोर वर्ड है वो यूज होता है, आप इसको मान सकते हो रैकेट, जो टेनिस रैकेट होता है ना उसके लिए। बैटलडोर मतलब ऐसा डिवाइस जो जो हमारी चिड़ी होती है, ठीक है, चिड़ी बल्ला जिसे हम खेलते हैं जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको वापस मारने के लिए या टेनिस की बॉल को वापस मारने वाला जो डिवाइस होता है उसको बैटलडोर जैसी इसकी स्ट्रक्चर है। इसलिए जो प्लासेंटा होता है बैटलडोर प्लासेंटा, उसमें इस प्लासेंटा के मार्जिन पे क्या चिपकी रहेगी? अम्बलाइकल कॉर्ड का जो इंसर्शन होगा वो इसके मार्जिन, एकदम मार्जिन से होगा, पेरिफ्री से होगा। तो एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि अम्बलाइकल कॉर्ड का पेरिफ्री के थ्रू इंसर्शन होना वो क्या है, कौन से टाइप का प्लासेंटा है या बैटलडोर प्लासेंटा क्या होता है। तो ये आपके सामने मैंने स्ट्रक्चर बना के बताई कि बैटलडोर प्लासेंटा इसको क्यों बोला जाता है। अगर आपको बैटलडोर वर्ड का मतलब पता है तो आप बैटलडोर प्लासेंटा को कभी भूल ही नहीं सकते। अब जो आपकी स्क्रीन पे बैटलडोर प्लासेंटा जो दिखाई दे रहा है, इसमें फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो कि इसमें जो अम्बलाइकल कॉर्ड है वो बिल्कुल ही मार्जिन से इंसर्ट हो रही है, जिसको हमने बोल दिया बैटलडोर इंसर्शन। और नीचे साफ साफ लिखा हुआ है बैटलडोर प्लासेंटा या मार्जिनल कॉर्ड इंसर्शन इज ए कंडीशन इन विच द अम्बलाइकल कॉर्ड इज इंसर्टेड एट और नियर द प्लासेंटल मार्जिन रेदर देन इन द सेंटर। तो फिर हम नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो एबनॉर्मलिटी है प्लासेंटा की वो होती है प्लासेंटा सक्सेंचुरिएटा। प्लासेंटा सक्सेंचुरिएटा में क्या होता है, ये नॉर्मल सिचुएटेड प्लासेंटा है। इस नॉर्मल सिचुएटेड प्लासेंटा का एक लोब, आपको पता है प्लासेंटा एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है वो होती है कोटिलीडोन। तो इस एक प्लासेंटा में लगभग 15 to 29 तक कोटिलीडोन होते हैं। और ये जो कोटिलीडोन है प्लासेंटा का, ये एक कोटिलीडोन कहीं दूर जाके सिचुएटेड हो, डेसिडुआ पे, यूट्रस वॉल पे प्लासेंटा से जुड़ा हुआ ये कोटिलीडोन इस प्लासेंटा से बाहर की साइड में क्या हो जाए, एस्टेब्लिश्ड हो जाए और वहां की वॉल से ये जुड़ा हो और इसके अंदर जो विलाई सिस्टम होता है वो भी प्रेजेंट हो। तो इस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे, प्लासेंटा सक्सेंचुरिएटा। और इस लोब को हम क्या बोल देंगे, सक्सेंचुरिएटेड लोब। तो इस लोब को हमने बोल दिया सक्सेंचुरिएटेड लोब। तो ये जो कंडीशन है ये है प्लासेंटा सक्सेंचुरिएटा, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। और इसमें नॉर्मल प्लासेंटा के साथ में एक लोब जोड़ रखा है ब्लड वेसल्स के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं सक्सेंचुरिएटेड लोब। फिर फ्रेंड्स इसी की एक और कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं प्लासेंटा स्पूरिया। तो प्लासेंटा स्पूरिया में क्या होता है, इसी तरह ही एक लोब और जो है प्लासेंटा से बाहर की तरफ सिचुएटेड होगा, लेकिन ये जो लोब है ये प्लासेंटा से कनेक्टेड नहीं होगा। जैसे सक्सेंचुरिएटेड लोब प्लासेंटा से कनेक्टेड है, वैसे ये लोब अकेला ही पड़ा है लेकिन इससे कनेक्टेड नहीं है। तो इस
कंडीशन को हमने क्या बोल दिया, प्लासेंटा स्पूरिया, और इस लोब को हम बोल देते हैं स्पूरिएटेड लोब। क्या बोल दिया हमने, स्पूरिएटेड लोब। तो हमें दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है कि सक्शन चूरिएटेड लोब कौन सा होता है और स्पूरिएटेड लोब कौन सा होता है। तो सक्शन चूरिएटेड लोब वो लोब है जिसमें प्लासेंटा जो है, प्लासेंटा का एक कोटलीडोन प्लासेंटा के साथ में जुड़ा हुआ है, इसको हमने क्या बोल दिया, सक्शन चूरिएटेड लोब बोल दिया। लेकिन स्पूरिएटेड लोब प्लासेंटा से बिल्कुल ही अलग रहता है, एक कोटलीडोन है जो प्लासेंटा से अलग होके यहाँ पे सिचुएटेड हो गया, लेकिन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, स्पूरिएटेड लोब बोल दिया। तो फ्रेंड्स इसी तरह एक और कंडीशन होती है जिसको हम बोल सकते हैं बाइलोबेट प्लासेंटा या बाइलोब्ड प्लासेंटा। सक्शन चूरिएटेड प्लासेंटा से बाइलोब्ड जो प्लासेंटा है, बाइलोबेट जो प्लासेंटा है, ये थोड़ा सा अलग होता है। इसमें आप देख रहे हो, आपको स्क्रीन पे साफ दिखाई दे रहा है कि जो सक्शन चूरिएटेड लोब है वो एक लोब, एक कोटलीडोन बिल्कुल ही छोटा है और दूसरा जो है इसका पार्ट वो बहुत बड़ा है। इसमें आप देख रहे हो कि एक, ये दोनों लगभग बराबर हैं, ठीक है। इनमें साइज का डिफरेंस बहुत होता है तो बहुत कम होता है या तो बिल्कुल नहीं होता, और इसमें साइज का बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। आपको कभी एग्जाम में अगर ऐसी पिक मिल जाए, ऐसी इमेज मिल जाए, तो ये क्या है, ये सक्शन चूरिएटेड लोब है या सक्शन चूरिएटेड प्लासेंटा है। और अगर ऐसा मिले तो ये कैसी कंडीशन है, ये बाइलोबेट कंडीशन है। और इसमें एक साइड से, किसी एक साइड से अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी रहेगी जो कि इसके सेंटर से जुड़ी रहेगी और फीटस को ब्लड सप्लाई करेगी। तो फ्रेंड्स जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बाइलोबेट प्लासेंटा, इसमें आप सक्शन चूरिएटेड लोब और सक्शन चूरिएटेड प्लासेंटा और बाइलोबेट प्लासेंटा में जो डिफरेंस है वो बड़ी ही आसानी से देख सकते हो। फिर नीचे लिखा हुआ है बाइलोब्ड प्लासेंटा, इसी को बाइलोबेट प्लासेंटा बोलते हैं, बाइपार्टाइड प्लासेंटा, प्लासेंटा डुप्लेक्स जो है, इसके अलग अलग नाम है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्लासेंटा जो है दो इक्वल साइज के लोब के अंदर क्या हो जाता है, डिफरेंशिएट हो जाता है। और ये लगभग 2 से 8% जो टोटल प्लासेंटा होते हैं उनमें ये ऐसी कंडीशन होती है। तो फ्रेंड्स हम अब नेक्स्ट एबनॉर्मलिटी के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें एक तरफ आप देख रहे हो लिखा हुआ है सर्कमवेलेट प्लासेंटा और दूसरी तरफ लिखा हुआ है प्लासेंटा मार्जिनेटा। जब आप इसकी इमेज देखते हो तो आप डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि इनमें सर्कमवेलेट प्लासेंटा कौन सा है और मार्जिनेटम जो है प्लासेंटा वो कौन सा है। तो इसमें बड़ा ही आसान तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि जो सर्कमवेलेट प्लासेंटा होता है, ऐसा लिखा होता है जब आप पढ़ते हो सर्कमवेलेट प्लासेंटा के बारे में कि एमनियन डबल फोल्ड जो है वो इकट्ठी हो जाती है, डबल फोल्ड होके इसकी पेरिफ्री की तरफ। और इसमें भी आप पढ़ते हो तो ऐसा ही लिखा होता है कि एमनियन जो है डबल फोल्ड हो जाती है और पेरिफ्री की तरफ इकट्ठी हो जाती है। तो इसमें आपको बस डिफरेंशिएशन करना बड़ा आसान हो जाएगा इस इमेज को देख के कि इसमें जो है ये एक एन्युलर शेप बनाता है। इसको कौन सी शेप बोलते हैं, एन्युलर शेप, एन्युलर शेप। तो ये जो ये है इसको हम बोलते हैं एनुला, इसको एनुला बोला जाता है। नॉर्मल अगर हम किसी डायग्राम में बोलें तो इस बड़ी सारी शेप को हम क्या बोलते हैं, एनुला। तो सर्कमवेलेट प्लासेंटा में कौन सी शेप बनती है, एनुलर शेप बनती है। एनुलर शेप क्या है, सेंटर से आपको कम दिखाई दे रहा है, ये इसका सेंटर छोटा है और इसकी जो पेरिफ्री है ये ज्यादा बड़ी है। तो ये एमनियन यहाँ पे डबल फोल्ड हो जाएगी और डबल फोल्ड होके यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी और ये एक ऐसी शेप बना लेगी। और जो इसके सेंटर से जुड़ी रहेगी, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होगी वो इसके सेंटर से जुड़ी रहेगी और ये फीटस को जो है ब्लड सप्लाई करती रहेगी। तो ये कंडीशन कैसी कंडीशन होगी, सर्कमवेलेट प्लासेंटा वाली कंडीशन होगी जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, सर्कमवेलेट प्लासेंटा। और ये कंडीशन, इसमें एनुलर शेप इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है। तो ये कैसी कंडीशन है, ये प्लासेंटा मार्जिनेटा। इसमें भी डबल फोल्ड तो होगी, एक तरफ इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल कहां पे इकट्ठी हो जाएगी, बिल्कुल मार्जिन्स पे, प्लासेंटा के मार्जिन्स पे इकट्ठी हो जाएगी। इसलिए इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को हम बोलेंगे प्लासेंटा मार्जिनेटा। तो दोनों में डिफरेंस करना बिल्कुल आसान है कि सर्कमवेलेट प्लासेंटा में एमनियन डबल फोल्ड हो जाएगी और सर्कम बनाएगी, लेकिन सर्कम बहुत चौड़ा बनाएगी, सर्कल एक बना लेगी, चौड़ा सर्कल एनुला बना लेगी। और इसमें मार्जिन के ऊपर एमनियन डबल फोल्ड होके मार्जिन के ऊपर एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना लेगी, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। आप स्क्रीन पे जो है इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो बड़ी आसानी से देख सकते हो, जिसमें लिखा हुआ है कि सर्कमवेलेट प्लासेंटा इज ए फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा कोरियल प्लासेंटा विद ए रेज्ड प्लासेंटल मार्जिन इन एन एनुलर शेप। तो सामने बड़ा अच्छे से आपको डिफरेंशिएशन जो है इसका पता चल रहा है।
तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट प्लासेंटल एबनॉर्मलिटी के बारे में बात करते हैं, जो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। एम्स वगैरह के एग्जाम में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं उनमें बहुत बार एग्जाम पूछा है वेलामेंटस प्लासेंटा के बारे में। तो वेलामेंटस प्लासेंटा किस क्या कंडीशन होगी, ये मान लो ये प्लासेंटा है और प्लासेंटा से आपको पता है प्लासेंटा के सेंटर से हमेशा क्या निकलता है, अम्बिलिकल कॉर्ड निकलती है। लेकिन वेलामेंटस प्लासेंटा में ये जो स्ट्रक्चर है सेंटर से ना निकल के थोड़ी सी अलग होती है कि ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ये प्लासेंटा में एंटर करने से पहले इस तरह अलग अलग ब्लड वेसल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी एंट्री करने से जस्ट पहले, और इसको जो सपोर्ट करेगी यहाँ पे एक बीच में एक पतली सी मेम्ब्रेन होगी इन सब को सपोर्ट करने के लिए। एक पतली सी मेम्ब्रेन इन सभी ब्लड वेसल्स को आपस में सपोर्ट करेगी और फिर ये इसके साथ में क्या होगा, इस मेम्ब्रेन के साथ में ये एंटर करके यहाँ पे ये अलग अलग जो होंगे ब्लड वेसल्स के थ्रू एंटर करेगी। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि एक कंडीशन इन विच अम्बिलिकल कॉर्ड इज इंसर्टेड थ्रू ए मेम्ब्रेन इज नोन एज, वो कौन सी कंडीशन है, वो वेलामेंटस प्लासेंटा। क्योंकि ये देखो ये अम्बिलिकल कॉर्ड एक मेम्ब्रेन तो इसको सपोर्ट कर रही है, इस कौन सी मेम्ब्रेन बोल देते हैं इसको फीटल मेम्ब्रेन बोल देते हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो फीटल मेम्ब्रेन के थ्रू कहां कर रही है, प्लासेंटा के अंदर एंट्री कर रही है। ठीक है, एंटर हो रही है थ्रू ए मेम्ब्रेन। इस कंडीशन को बोल देते हैं वेलामेंटस प्लासेंटा। तो ये प्लासेंटल एबनॉर्मलिटी है जो कि वेलामेंटस प्लासेंटा आपको स्क्रीन पे साफ दिखाई दे रहा है। और इसकी जो लेंथ होती है वो बहुत ज्यादा लेंथ नहीं होती है, लगभग 5-7 सेंटीमीटर के आसपास होती है, इसलिए ये हमने बोल दिया वेलामेंटस प्लासेंटा। लिखा हुआ है साफ, आप पढ़ सकते हो, वेलामेंटस कॉर्ड इंसर्शन इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी वेयर द अम्बिलिकल कॉर्ड इज इंसर्टेड थ्रू द फीटल मेम्ब्रेन्स। इट इज ए मेजर कॉज ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज। ये एंटीपार्टम हेमरेज का मेजर कॉज है क्योंकि इस पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है इस मेम्ब्रेन पे, तो ये मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है, इसके टूटने के चांसेस रहते हैं। जब मेम्ब्रेन टूटती है तो साथ में कोई ब्लड वेसल्स भी रप्चर होती है जिससे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है और फिर ये एंटीपार्टम हेमरेज करवा सकती है। और फिर लिखा हुआ है दैट लीड्स टू लॉस ऑफ फीटल ब्लड, जिससे फीटल ब्लड का लॉस हो जाएगा, एंड एसोसिएटेड विद हाई पेरीनेटल मोर्टेलिटी, और इस कारण से पेरीनेटल मोर्टेलिटी होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अब एक वर्ड आया है यहाँ पे पेरीनेटल मोर्टेलिटी। तो फ्रेंड्स इस वर्ड का मतलब क्या है, पेरीनेटल मोर्टेलिटी और पेरीनेटल डेथ का, ये भी अगर आपको याद हो तो ये जोधपुर एम्स का जो एक फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था ये क्वेश्चन, जिसमें उन्होंने पेरीनेटल डेथ के बारे में पूछा था। तो पेरीनेटल मोर्टेलिटी और पेरीनेटल डेथ जो होती है वो कब से होती है, आफ्टर 28 वीक ऑफ गेस्टेशन से लेके ये कहाँ तक होती है, 7 डेज आफ्टर बर्थ का जो टाइम है इसको हम किस में काउंट करते हैं, इसको हम काउंट करते हैं पेरीनेटल मोर्टेलिटी और पेरीनेटल डेथ के टाइम में। तो वेलामेंटस प्लासेंटा से पेरीनेटल मोर्टेलिटी के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि एंटीपार्टम हेमरेज करवा देता है और जिससे फिटस का जो है ब्लड वो लॉस हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन है फ्रेंड्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है अच्छे से, ये कैसी कंडीशन है, वेलामेंटस प्लासेंटा की कंडीशन है। इसी की तरह एक और कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं वासा प्रीविया। तो फ्रेंड्स वासा प्रीविया के अंदर क्या डिफरेंस है वेलामेंटस प्लासेंटा से, कि वेलामेंटस प्लासेंटा की जो लेंथ होती है 5-7 सेंटीमीटर ही लंबी होती है, लेकिन वासा प्रीविया एक ऐसी कंडीशन है जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है वासा प्रीविया की कंडीशन, कि ये वासा प्रीविया अलग अलग ब्लड वेसल्स के अंदर, अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो अलग अलग ब्लड वेसल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी और अलग अलग ब्लड वेसल्स के अंदर डिवाइड होके ये कहाँ तक रहती है, ये रहती है अप टू द मार्जिन ऑफ सर्विक्स। ये बहुत लंबी दूरी तक क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी और इस तरह से अलग अलग ब्लड वेसल्स में डिवाइड रहेगी और फिर ये एक ही ब्लड वेसल्स में चेंज होके फिटस के अंदर एंटर करेगी। तो फ्रेंड्स साफ दिखाई दे रहा है कि जो वेलामेंटस प्लासेंटा की जो कंडीशन थी वो कहाँ तक थी, वो थोड़ी ही दूरी तक अगर ये ब्लड वेसल्स अलग अलग है डिवाइड होके वो थी, लेकिन वासा प्रीविया जो है अप टू द लेवल ऑफ सर्विक्स तक क्या होती है, ये अलग अलग ब्लड वेसल्स का गुच्छा होता है जो अलग अलग ब्लड वेसल्स में डिवाइड रहती है और एक मेम्ब्रेन इनको सपोर्ट करती है और फिर ये फिटस में जब एंट्री करती है तो उस टाइम ये एक अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू एंटर कर जाती है। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं वासा प्रीविया। तो फ्रेंड्स व्हाट इज वासा प्रीविया, वासा प्रीविया क्या है, वासा प्रीविया इज ए रेयर प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन है दैट कैन लीड टू सीवियर ब्लड लॉस फॉर फिटस इफ इट इज नॉट केयरफुली मैनेज्ड। विद वासा प्रीविया अनप्रोटेक्टेड ब्लड वेसल्स फ्रॉम द
अम्बिलिकल कॉर्ड ट्रेवल अक्रॉस द ओपनिंग ऑफ सर्विक्स और सर्वाइकल ओस। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये कहां तक रहती है, लगभग सर्विक्स की ओपनिंग तक चली जाती है। तो ये बड़ी ही कॉम्प्लिकेशन की कंडीशन है जिसको मैनेज करना बहुत जरूरी है, और अगर इसको मैनेज नहीं किया जाए तो बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा, जिससे फिटल लॉस भी हो सकता है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया वेलामेंटस प्लासेंटा के साथ में वासा प्रीविया, लेकिन वासा प्रीविया जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड की एक एबनॉर्मलिटी है, ना कि वो एक प्लासेंटा की एबनॉर्मलिटी है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्लासेंटा की जो एबनॉर्मलिटी है वो 3 टाइप की है अलग अलग, प्लासेंटा एक्रेटा, प्लासेंटा इनक्रेटा और प्लासेंटा परक्रेटा। इनमें होता क्या है कि नॉर्मली जो प्लासेंटा सिचुएटेड होता है उसका जो विलाई सिस्टम होता है वो डीप अप टू द डेसिडुआ और डीप अप टू द एंडोमेट्रियम होता है। वो लगभग थोड़ा डीप होता है एंडोमेट्रियम के अंदर, नॉर्मली विलाई सिस्टम जो होता है प्लासेंटा का वो सिचुएटेड होता है। लेकिन प्लासेंटा एक्रेटा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ये जो विलाई सिस्टम है प्लासेंटा का, ये कहां तक पहुंच जाए, लगभग मायोमेट्रियम के लेवल तक पहुंच जाए। तो इस कंडीशन को हमने क्या बोल दिया, इस कंडीशन को हमने बोल दिया प्लासेंटा एक्रेटा। तो इसकी जो आगे की कंडीशन है प्लासेंटा इनक्रेटा, वो इससे थोड़ी सी सीवियर कंडीशन है। तो इसमें क्या होता है, प्लासेंटा इनक्रेटा की कंडीशन में ये जो इसका विलाई सिस्टम होता है ये इन हो जाता है कहां पे, मायोमेट्रियम के अंदर। तो प्लासेंटा का जो विलाई सिस्टम है वो मायोमेट्रियम के अंदर चला जाएगा। दोनों ही कंडीशन में, प्लासेंटा एक्रेटा और प्लासेंटा इनक्रेटा के कंडीशन में क्या होगा, जब ये प्लासेंटा अलग होगा डेसिडुआ से, जब प्लासेंटल सेपरेशन होगा डिलीवरी के बाद में, तो इसकी जो विलाई है इतनी डीप है, जब वो वहां से सेपरेशन होगा तो बहुत सीवियर ब्लीडिंग होगी, और इस ब्लीडिंग को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, इम्पॉसिबल जैसा हो जाएगा। और फिर वहां पे क्या चांसेज है, वहां पे मैटरनल लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, मदर की डेथ होने के या पीपीएच होने के चांसेस वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन है, ये कौन सी कंडीशन है, ये है जी प्लासेंटा इनक्रेटा। और फिर फ्रेंड्स एक और कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं प्लासेंटा परक्रेटा। इसके अंदर क्या होता है, प्लासेंटा का विलाई सिस्टम बहुत ज्यादा डीप चला जाता है, और इतना डीप चला जाता है कि ये विलाई सिस्टम कहां तक होता है, लगभग अप टू द लेवल ऑफ पेरीमीट्रियम, और पेरीमीट्रियम से भी कहां तक और ज्यादा चला जाए, अप टू द लेवल ऑफ, कई बार तो सीवियर कंडीशन ऐसी होती है जो आसपास के ऑर्गन्स को भी क्या कर लेती है, अपनी चपेट में ले लेती है। तो ये कैसी कंडीशन है, ये कंडीशन है जी प्लासेंटा परक्रेटा। तो इसके बारे में आप जो स्क्रीन पे लिखा होगा पढ़ के वो भी आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये है प्लासेंटा प्रीविया की कंडीशन। ये प्लासेंटा प्रीविया कंप्लीट एक टॉपिक है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैं इसके बाद में जब आपको पूरी कंप्लीट ओबीजी करवाऊंगा उसमें हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं क्या करवा रहा हूँ आपको, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक नॉर्सेट से रिलेटेड जो है वो मैं करवा रहा हूँ। तो प्लासेंटा प्रीविया की 4 अलग अलग कंडीशन होती है, जिसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 है। प्लासेंटा इसमें क्या रहता है, लो लाइंग सिचुएटेड रहता है। तो टाइप 1 लो लाइंग है, टाइप 2 में और ज्यादा लो हो जाएगा, टाइप 3 में ओस के लगभग बिल्कुल पास में आ जाएगा या उसको ओस को कवर करेगा, और टाइप 4 में एकदम से कंप्लीटली जो है ओस को कवर करता है। तो ये फ्रेंड्स पूरा टॉपिक है जो हम आगे करेंगे। नेक्स्ट जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये जो कंडीशन है ये है एब्रप्शियो प्लासेंटा की, जिसको हम एक्सीडेंटल हेमरेज भी बोलते हैं और एक्सीडेंटल एब्रप्शन ऑफ प्लासेंटा भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इसके भी अलग अलग टाइप है, ये भी एक पूरा टॉपिक है हमारा जो कि हम आगे करेंगे। लेकिन इसमें मैंने आपको 3 टाइप बता रखे हैं, जिसमें मार्जिनल सेपरेशन होता है, जिसमें पार्शियल सेपरेशन होता है, जिसमें कंप्लीट सेपरेशन होता है। इसको हम बोलते हैं कंसील्ड हेमरेज। तो कंसील्ड हेमरेज क्या है, कंसील्ड हेमरेज में ब्लड जो है वो प्लासेंटा के पीछे ही इकट्ठा होता रहता है और बहुत सीवियर ब्लीडिंग हो जाती है। कई बार इसमें सीवियर ब्लीडिंग होके प्लासेंटा के पीछे ब्लड इकट्ठा हो जाएगा और एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम के अंदर कई बार ब्लड एंटर कर जाता है इस कंडीशन में सीवियर ब्लीडिंग होने के कारण, क्योंकि यहाँ पे प्लासेंटा जो है कंप्लीटली एब्रप्शन हो गया। ये ब्लीडिंग कई बार बाहर नहीं आ पाती और इसलिए इसको कैसा बोल दिया, कंसील्ड हेमरेज बोल दिया। तो फ्रेंड्स कंसील्ड हेमरेज की वजह से जब बहुत ज्यादा ब्लीड होता है अंदर, तो ये कई बार कंसील्ड जो हेमरेज है वो बाहर ना आके प्लासेंटा की नेक्स्ट जो वॉल होती है मायोमेट्रियम उसके अंदर एंटर कर जाता है, और मायोमेट्रियम को एंटर करने के बाद में कुछ सीवियर कंडीशन के अंदर ये कहां तक चला जाता है, पेरीमीट्रियम तक चला जाता है। और पेरीमीट्रियम तक जाने के बाद में जो यूट्रस की वॉल है अंदर वहीं पे ब्लीडिंग होती रहेगी और वहां पे क्या भर जाएगा, ब्लड भर जाएगा। तो आपको स्क्रीन पे सामने दिखाई दे रहा है कंडीशन कि इस ब्लीडिंग के कारण एक कंडीशन हो जाती है जिसमें यूट्रस की वॉल के अंदर बहुत सारा ब्लड भर जाता है, जिसको हम बोलते हैं काउ वेलेर यूट्रस, जो कि इस कंडीशन को भी हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो काउ वेलेर यूट्रस क्या है, काउ वेलेर यूट्रस is caused when hemorrhage from placental blood vessel seeps into decidua basalis causing placental separation.
फॉलोड बाय इनफिल्ट्रेशन इन द लेटरल पोर्शन ऑफ द यूट्रस। तो यूट्रस के अलग अलग पोर्शन में ब्लड जो है वो वहां पे इकट्ठा हो जाएगा। ओकेजनली द इनफ्लेट रीच द पेरिटोनियल कैविटी, और बहुत बार ये पेरिटोनियल कैविटी तक भी जो ब्लड है वो चला जाता है। तो ये सीवियर कंडीशन है जिसको कावुलर यूट्रस हम बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको प्लासेंटल एबनॉर्मेलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाए हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे, और इनमें से लगभग 1 या 2 कंडीशन हमसे एग्जाम में मोस्टली पूछ ली जाती है। तो बेस्ट ऑफ लक आपको आपके एग्जाम के लिए, और थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। इसी तरह वीडियोज को सपोर्ट करते रहें, आगे से आगे शेयर करते रहें, जो कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नीडी पर्सन है जिन तक ये मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच जाए और उनके कोई काम आ सके। थैंक यू वेरी मच।